हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू कवर द लास्ट रिमेनिंग टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर और वो है पार्चुरेशन, दैट इज डिलीवरी ऑफ बेबी, एंड लैक्टेशन, दैट इज हाउ द मिल्क इज गोइंग टू गेट प्रोड्यूस्ड इन द alveoli of mammary glands of mother, ठीक है, and what are the hormones involved in the process। ठीक, तो ये सारी चीजें आज हम लोग कवर करने वाले हैं पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन के अंदर। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दैट व्हाट इज पार्चुरेशन और हाउ द डिलीवरी ऑफ बेबी विल टेक प्लेस। ठीक है, तो एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड this complete thing that what are the changes which are going to take place in the embryonic development of a baby। ठीक है, starting from we will say just a mass of cells in the blastocyst, inner cell mass, ठीक है, to development of heart, to development of limbs, development of the body organs, ठीक है, development of the genital organs, and we will say development of the complete nervous system, okay, and we will say the development of the toes and fingers, digits and everything else, separation of the eyelids and formation of the eyelashes। The baby is actually coming on to one stage which is called as fully mature fetus, ठीक है, fully mature fetus and fully mature placenta as well। जब प्लेसेंटा और फीटस दोनों ही फुली मैच्योर हो जाते हैं तभी एक सिग्नल जनरेट हो सकता है और वही सिग्नल जो है वो डिलीवरी ऑफ बेबी कॉज करवाने वाला है। ठीक है, तो ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हम लोगों को प्रॉपरली समझ में आ गया था। तो हमने देखा था कि प्रॉपर 3 ट्राइमेस्टर्स कंप्लीट होने के बाद में, मतलब कि 9 मंथ जो हम लोग बोलते हैं जनरलाइज्ड, या 38 वीक्स, ठीक है, या 266 डेज, इन सब के कंप्लीशन के आसपास की एक डेट जो है डॉक्टर्स बताते हैं विच कैन बी एन एस्टिमेट डेट फॉर द डिलीवरी ऑफ बेबी। ठीक है, विच इज नॉट अ मैंडेटरी डेट फॉर द डिलीवरी ऑफ बेबी डेफिनेटली, क्योंकि उसके पहले भी डिलीवरी ऑफ बेबी हो सकता है और उसके 1-2 दिन बाद में भी, या हम बोलेंगे मार्जिन मान लो आप लोग 7 डेज के आसपास में डिलीवरी ऑफ बेबी इज पॉसिबल। ठीक है, तो पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन में फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं डिलीवरी ऑफ बेबी कैसे होता है, इसमें क्या क्या स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं। तो बहुत सिंपली पढ़ेंगे, ये एक्चुअल में एक सिंपल प्रोसेस नहीं है। ठीक है, ये प्रोसेस है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। और कॉम्प्लेक्स वर्ड क्यों बोल रही हूं मैं, क्योंकि यहाँ पर इन्वॉल्व होने वाले हैं काफी सारे हार्मोनल एज वेल एज न्यूरल मैकेनिज्म इन कोलैबोरेशन। ठीक है, मतलब कि सिर्फ हार्मोनल मैकेनिज्म नहीं परंतु न्यूरल मैकेनिज्म भी यहाँ पर कोलैबोरेशन में काम करेगा और इन दोनों कोलैबोरेशंस के कारण ही डिलीवरी ऑफ बेबी पॉसिबल हो पाएगा। अलॉन्ग विद दैट पूरी बॉडी भी सपोर्ट करती है इंक्लूडिंग द मसल सिस्टम। ठीक है, सो वी विल से ऑलवेज दैट इट इज गोइंग टू बी अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। कैसा होता है ये एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है। ये न्यूरो एंडोक्राइन वर्ड इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पर नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट भी है डेफिनेटली और एंडोक्राइन सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट भी है डेफिनेटली। ठीक है, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म के अंदर बच्चों हम लोग 3 डिफरेंट स्टेजेस के अंदर डिलीवरी ऑफ बेबी की बात करने वाले हैं। जिन स्टेजेस के क्या क्या नाम है मैं आप लोग को ये बता रही हूँ। पहली स्टेज जो होती है उसको बोलते हैं डायलेशन स्टेज। ठीक है, डायलेशन स्टेज। सेकेंड जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं एक्सपल्शन स्टेज और थर्ड जो स्टेज होती है ना उसको हम लोग बोलते हैं आफ्टर बर्थ। ठीक है, आफ्टर बर्थ, और इसी का एक और नाम होता है प्लेसेंटल स्टेज। तो ये 3 स्टेजेस के अंदर डिलीवरी ऑफ बेबी पॉसिबल होता है, जो कि कुछ घंटों की प्रोसेस भी हो सकती है। कभी कभी इस पर्टिकुलर लेबर पेन के अंदर मदर जो है पूरा एक दिन भी गुजार देती है। ठीक है, तो दिस इज क्वाइट पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है ये चीजें। इसमें कोई मतलब पर्सन टू पर्सन वेरिएबिलिटी नहीं होगी और एकदम फिक्स रहेगा सभी का डिलीवरी ऑफ बेबी का प्रोसीजर। ठीक है, सभी की डायलेशन स्टेज सेम रहेगी, एक्सपल्शन स्टेज का समय सेम रहेगा, आफ्टर बर्थ या प्लेसेंटल स्टेज का सेम समय रहेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इट विल बी अ वेरिएबल थिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम फीमेल टू फीमेल, इट विल वेरी। ठीक है, तो अभी देखते हैं न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म में डायलेशन शब्द का क्या मतलब है। ठीक है, तो डायलेशन विद रिस्पेक्ट टू सर्विक्स के डायलेशन की बात यहां पर होगी। एक्सपल्शन का मतलब होता है बाहर निकलना, बेबी के बाहर निकलने की यहां पर बात होगी। और आफ्टर बर्थ प्लेसेंटल स्टेज के अंदर जो रिमेनिंग प्लेसेंटल पोर्शन है उसके बाहर आने की बात होगी। और ये सारी चीजें हम लोग अभी डायग्रामेटिक पिक्चराइजेशन के साथ में समझते हैं।
ठीक है, तो देखो जब हम लोग बात करते हैं स्टेज 1 की, तब स्टेज 1 क्या चीज है? स्टेज 1 इज गोइंग टू बी द डायलेशन स्टेज, डायलेशन स्टेज। ठीक है, कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, हमने बार बार शब्द का इस्तेमाल किया। अब हो क्या रहा होगा एक्चुअली? ठीक है, तो हम देखते हैं जो फीटस है बॉडी के अंदर, मदर की बॉडी के अंदर जो फीटस है, वो फीटस फुली डेवलप हो गया। वो वहां पर जो प्लेसेंटा के साथ में जुड़ा हुआ है, वो प्लेसेंटा फुली डेवलप हो गई। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि वो फुली डेवलप फीटस हम तब बोलेंगे जब वो फीटस की बॉडी के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड की फंक्शनिंग नॉर्मल हो रही होगी और पिट्यूटरी ग्लैंड्स हार्मोन बनाना चालू कर देगा। ठीक है, और पिट्यूटरी हार्मोन्स में सबसे पहला पिट्यूटरी हार्मोन जो बेबी डिलीवरी करवाने के लिए बना रहा होगा, वो होगा थोड़ी सी ट्रेस क्वांटिटी में ऑक्सीटोसिन। ठीक है, और वो ऑक्सीटोसिन मदर के ब्लड में जाएगा। आ रही बात समझ में? और ऑक्सीटोसिन जो रहता है वो एक ऐसा हार्मोन है जो कि पॉजिटिव फीडबैक जनरेट करवाता है। तो ये ऑक्सीटोसिन मदर के ब्लड में जा सकता है क्या? बिल्कुल जा सकता है। क्यों? कि ये एक हार्मोन है और हार्मोन हमेशा ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं। ठीक है, और वाया फीटल प्लेसेंटा ये हार्मोन डिफ्यूज होकर मैटरनल प्लेसेंटा में पहुंच जाएंगे और ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो ब्लड सिस्टम के थ्रू ट्रैवल करके मैटरनल पिट्यूटरी के ऊपर एक्शन देगा और मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड ये सेंस कर लेंगे कि अभी ये फीटस फुली डेवलप्ड हो चुका है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमें समझना चाहिए। फीटस के बनाए हुए थोड़े से ऑक्सीटोसिन के कारण से मदर की बॉडी में ऑक्सीटोसिन बनना स्टार्ट हो जाएगा और यहां पर हम लोग तब बोलते हैं दैट मैटरनल पिट्यूटरी स्टार्ट्स सिंथेसाइजिंग ऑक्सीटोसिन, मैटरनल पिट्यूटरी स्टार्ट्स सीक्रेटिंग ऑक्सीटोसिन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब ये ऑक्सीटोसिन ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और मदर की बॉडी के यूट्रस के अंदर, यूट्राइन एंडोमेट्रियल लाइनिंग के अंदर, ठीक है, उसकी जिस बीनीथ पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है मायोमेट्रियम और फिर होती है हमारे पास में पेरीमेट्रियम। यूट्रस की लाइनिंग सबको याद है? ठीक है, आउटर मोस्ट पेरीमेट्रियम, फिर मायोमेट्रियम, फिर एंडोमेट्रियम, राइट? एंडोमेट्रियम के साथ में फीटस का कनेक्शन है पूरा का पूरा, है ना, प्लेसेंटल सिस्टम। लेकिन मायोमेट्रियम मस्कुलर लेयर है और वो मस्कुलर लेयर है एक स्मूथ मसल्स की बनी हुई लेयर। वो भी कैसी स्मूथ मसल्स? सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स, ऐसी मसल्स जिनका कॉन्ट्रैक्शन होगा तो साथ में होगा, रिलैक्सेशन होगा तो साथ में होगा। मतलब कि एक वेव फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रहा है लहर की तरह। ठीक है, रिदमिसिटी है यहां पर। ओके, तब क्या होगा? ये ऑक्सीटोसिन जो है ये मैटरनल पिट्यूटरी ने सीक्रेट कराना, ये मायोमेट्रियम के अंदर जाके रिसेप्टर्स पे बाइंड करेगा, एंडोमेट्रियम में नहीं। ठीक है, मायोमेट्रियम के अंदर जाके रिसेप्टर्स पे बाइंड करेगा और स्मूथ मसल सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा और ये चालू हुआ, ये इनिशिएट हुआ लेबर पेन्स। ठीक है, जहां पर मदर की बॉडी के अंदर यूट्राइन साइड में, मतलब कि लोअर पेल्विक एरिया में शार्प पेन फील होगा और इसको हम लोग बोलते हैं इनिशिएशन हो गया लेबर पेन का। ठीक है, अब लेकिन ये तो एक वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आ गई है ना, ये तो क्या हुआ? एक वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आ गई। ऐसे ही करते हुए क्या होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ऑक्सीटोसिन को और सीक्रेट करेगा, क्योंकि जैसे ही ऑक्सीटोसिन बनता है, ऑक्सीटोसिन अपने ही बनने को स्टिमुलेट करवाता है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हाट विल हैपन? ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ेगा और इसी हिसाब से हम बोलेंगे कि मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस का लेवल भी थोड़ा सा बढ़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि लेबर पेन्स जो है उनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। तो ये जो शार्प पेन मदर को फर्स्ट टाइम में एक बार फील हुआ ना, इसके इवेंट्स आने चालू हो जाएंगे, ये रिपीटेशन होने लगेगा, ये एक पीरियोडिक चीज हो जाएगी। पहले पेन आया, फिर थोड़ा सा पॉज है, फिर से पेन आया, फिर पॉज है, फिर से पेन आया। लेकिन अब जो ये पहले और दूसरे पेन के बीच में डिफरेंस था ना टाइम का, इतना डिफरेंस दूसरे और तीसरे के बीच में नहीं होगा। धीरे धीरे करते हुए ये फ्रीक्वेंसी ऑफ पेन जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड एक और काम हो रहा है, वो काम ये है कि प्लेसेंटा जो है फुली डेवलप हो चुका है, क्योंकि प्लेसेंटा विल स्टार्ट सीक्रेटिंग वन हार्मोन कॉल्ड एज रिलैक्सिन। कौन सा हार्मोन है? रिलैक्सिन। और ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या कर रहा है? ये सर्विक्स की मसल्स को रिलैक्स कर रहा है। ठीक है, ये वेजाइना के अंदर जो फाइब्रोमस्कुलर बेसिकली डक्ट है या कैनाल है उसको भी रिलैक्स कर रहा है।
आप समझ रहे हो बात को? यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और वेजाइना और सर्विक्स रिलैक्स हो रहे हैं, और ये रिलैक्सेशन के कारण से ही हम बोलेंगे कि जो पॉसिबल कैविटी डायमीटर है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो इनिशिएशन ऑफ लेबर पेन्स जब होते हैं तब तो इतना ज्यादा डायलेशन नहीं हो जाता, लेकिन थोड़ा से ही आगे बढ़ते हुए, मतलब कि अगर इनिशिएशन हो गया है और थोड़े ज्यादा बार फ्रीक्वेंसी ऑफ लेबर पेन इंक्रीज हो रही है, तब रिलैक्सेशन भी बढ़ते जाएगा सर्विक्स और वेजाइना का। और इसीलिए हम डायलेशन वाली स्टेज के अंदर दो बारे में बात करते हैं, दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं। पहला हम देखते हैं इनिशियल या लेटेंट फेज। यहां पर आप लोग को क्या नजर आ रहा है कि वेजाइना जो है वो इतना ज्यादा डायलेटेड नहीं है, सर्विक्स जो है वो इतना डायलेटेड नहीं है जितना कि हम लोगों को एक्टिव फेज में नजर आ रहा है, जहां पर सर्विक्स भी काफी डायलेटेड है और वेजाइनल कैनाल भी काफी डायलेटेड है। ये डायलेशन किसके इन्फ्लुएंस में हुआ है? ये रिलैक्सेशन हुआ है रिलैक्सिन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में। ठीक है, और डायलेशन जो है वो समवेयर वी विल से एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं हम बोलेंगे कि कॉन्स्ट्रक्शन डेवलप हुआ होगा, क्योंकि जस्ट अंदर की तरफ मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, और इन सब कारणों से सिग्नल्स मिल रहे हैं पूरी बॉडी के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पोर्शन को, जो कि डिलीवरी ऑफ बेबी में इन्वॉल्व है। समझ आ गया सभी को? तो इतनी बात शायद सबको क्लियर है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाया मैंने अभी डायलेशन क्या होता है। ठीक है, डायलेशन के समय क्या होता है अब ये देखते हैं। ठीक है, तो एक तो मैंने क्या दिया कि हमारे सामने ऑक्सीटोसिन का हार्मोन का लेवल के बारे में बात आएगी, जो कि पॉजिटिव फीडबैक से और ऑक्सीटोसिन बनवाएगा और लेबर पेन की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेगा और इंटेंसिटी को भी इंक्रीज करेगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जल्दी जल्दी रिपीट हो रहा है। ठीक है, और इंटेंसिटी का मतलब हो रहा है कि वो दर्द की तीव्रता भी बढ़ रही है, मतलब कि वो दर्द जो है वो ज्यादा फील हो रहा होगा, ये इंटेंसिफाइड होना। ठीक है, और साथ में क्या हो रहा है? सर्विक्स डायलेट हो रहा है, वेजाइना डायलेट हो रहा है। ये समझ में आया? लेकिन एक मुझे बात बताओ, हमने थोड़ी देर पहले ही जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था तो हमने बात करी थी एमनियन की। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, अगर मायोमेट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, तो मायोमेट्रियम के कॉन्ट्रैक्शंस डेफिनेटली ट्रांसफर होंगे एंडोमेट्रियम पे, और एंडोमेट्रियम के अंदर पूरा का पूरा जो कैविटी है, सैक है, वहां पर ही तो हम बोलेंगे ना कि फीटस जो है वो पूरी की पूरी एमनियोटिक लेयर के अंदर कवर्ड है। ये एमनियोटिक लेयर कोई बहुत मोटी लेयर तो नहीं होती है। ठीक है, ये एक अच्छी खासी लेयर है, प्रोटेक्टिव नेचर की है, पर फ्लूइड फिल्ड है। इसके ऊपर जब प्रेशर थोड़ा ज्यादा बढ़ना चालू होगा तब क्या सीन होगा? तब ये रप्चर हो जाएगी, और जब ये रप्चर हो जाएगी तब जो फ्लूइड है सारा का सारा वो वेजाइना के थ्रू फ्लो होके बाहर आना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं वाटर ब्रेक होना। क्या बोलते हैं? वाटर ब्रेक हो गया। वाटर ब्रेक का क्या मतलब होगा? ये एक साइन है, एक सिम्टम है कि डिलीवरी ऑफ बेबी जो है वो नियर क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ गई है। वाटर ब्रेक होने पे ये वाटर जो है वेजाइना के थ्रू सीक्रेट होके और बाहर की तरफ रिलीज होना चालू हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट विच इज गोइंग टू हैपन इन द डायलेशन फेज। तो आई होप दैट डायलेशन फेज सभी लोगों को प्रॉपरली क्लियर हो गई है। ठीक है, हम इस पूरी चीज को समराइज करके एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी देखेंगे, पर पहले प्लीज समझने पे ध्यान दो। ठीक है, तो डायलेशन समझ में आ गया। सेकेंड हम देखते हैं फिर एक्सपल्शन। एक्सपल्शन सीन में क्या होता है? देखो, इसमें क्या होता है कि क्योंकि मैंने कहा एमनियन तो रप्चर हो गया डायलेशन में ही, ठीक है, और बेबी जो होगा वो कॉन्ट्रैक्शंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो पुशिंग हो रही है ऑन द डाउन साइड, हम बोलेंगे पुशिंग हो रही है ऑन द लोअर साइड। वो धक्का किस तरीके से पड़ रहा है? इस प्रकार से, तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ऐसे, धक्का पड़ रहा है नीचे। ठीक है, तो जो बेबी है वो डाउनवर्ड हेड ले आएगा अपना, और वो बाहर की तरफ जो है आना स्टार्ट होगा, क्योंकि सर्विक्स डायलेट हो चुका है और वेजाइना भी डायलेट हो चुका है। यहां पर स्टेज 2 में होती है क्राउनिंग ऑफ हेड। क्राउनिंग ऑफ हेड का मतलब होता है बेबी का हेड जो है वो सर्विक्स के अंदर विजिबल है। ठीक है, एंड डॉक्टर्स जो है वो उसको टच करके देखते हैं एक्चुअल में, ठीक है, दैट हेड इज विजिबल और नॉट। और डॉक्टर्स हमेशा मौजूद नहीं रह सकते हैं, देर बाय काफी सारा स्टाफ वहां पर प्रेजेंट होता है हमेशा ही एक प्रेग्नेंट फीमेल के साथ में, ठीक है, जिसकी डिलीवरी हो रही है उसके साथ में, टू चेक वेदर द क्राउनिंग ऑफ हेड हैज स्टार्टेड और नॉट। एंड क्राउनिंग ऑफ हेड जैसे ही स्टार्ट हो जाएगी वैसे ही जो है डॉक्टर के पास फटाफट कॉल जाएगा दैट नाउ डिलीवरी इज गोइंग टू हैपन, वी नीड द असिस्टेंस ऑफ डॉक्टर डेफिनेटली, बिकॉज डॉक्टर इज गोइंग टू डू द डिलीवरी ऑफ बेबी। ठीक है, द गायनेकोलॉजिस्ट। ओके, सो दिस इज डन आई होप। तो एक्सपल्शन का मतलब होता है कि क्राउनिंग ऑफ बेबी मतलब बेबी का हेड खिसकते खिसकते आ गया है सर्विक्स एरिया के अंदर, और उसको हम बोलते हैं क्राउनिंग, है ना। इसी स्टेज में क्या होगा? एक्सपल्शन वाले में बेबी जो है धीरे धीरे पूरा बाहर आ जाएगा।
ठीक है, खिसकते हुए आएगा, है ना। उस पर्टिकुलर टाइम पे वो पैसिव रहता है। पैसिव का मतलब क्या होता है, वो ज्यादा मूवमेंट परफॉर्म नहीं करता, वरना मान लो ऐसे हाथ कर दिया उसने तो वो तो हाथ फंस जाएगा उसका, राइट। बेबी पैसिव होता है, बिल्कुल पैसिवली बाहर आ रहा होता है, ठीक है। हाउ ब्यूटिफुल द नेचर इज, हाउ ब्यूटिफुल द मदर नेचर हैज डिजाइन ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी इवेंट, इजंट इट, ठीक है। तो एक्सपल्शन का मतलब भी सभी लोगों को प्रॉपरली समझ में आ गया है कि बेबी पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा। But what about that umbilical cord which was actually connected to the mother's endometrial portion? What will happen to that cord? Okay, so that cord will also come out with the baby attached form में. Because of that cord is actually still attached to the inside portion, it will try to pull everything. ठीक है, तो खींचते हुए वो बाहर ले आएगी किसको? एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो कि प्रोलिफरेटेड थी पूरे 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में, उसको। और इसीलिए हम बोलेंगे कि मदर का प्लेसेंटल पोर्शन भी पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा वजाइना से होते हुए, एंड दैट इज कॉल्ड एज प्लेसेंटल स्टेज, दैट इज कॉल्ड एज प्लेसेंटल स्टेज। और आफ्टर बर्थ स्टेज वेयर एवरीथिंग इज गेटिंग इवैक्यूएटेड, खाली करा जा रहा है, यूट्रस विल नाउ बिकम फ्रेश अगेन। बट दिस इज नॉट अ वेरी सिंपल स्मॉल टाइम इवेंट, डेफिनेटली इट मे टेक सम मिनट्स, ठीक है, इट मे टेक सम मिनट्स एंड ईच एंड एवरी मिनट वाइज थिंग विल ऑल्सो बी कवर्ड बाय मी, ठीक है। मैं समझाती हूँ। तो देखो यहां पर हम अब देखते हैं, आप लोगों को पूरा डिलीवरी ऑफ बेबी कैसे हो रहा है समझ में आ गया। नाउ आई विल राइट एवरीथिंग इन द फ्लो चार्ट फॉर्म एंड देन वी विल रीड वंस द एनसीईआरटीज लैंग्वेज ऑल्सो, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या हुआ, डायलेशन, डायलेशन, ठीक है। डायलेशन कब हुआ होगा बता दो। चलो ऐसे करते ना, हम इससे भी चालू क्यों करें, हम चालू करते हैं न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म से ही, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए। ओके, सी, ठीक है। हम बोलेंगे कि फुली डेवलप्ड कौन है, फीटस है, ठीक है। ये फ्लो चार्ट सब लोग ध्यान रख लेना, तुम्हारे बहुत काम आएगा, ठीक है। फुली डेवलप्ड कौन है, फीटस है, ठीक है, प्लस प्लेसेंटा भी फुली डेवलप्ड है, तो फुली डेवलप्ड प्लेसेंटा है, ठीक है। ओके, ठीक है, ओके। इसके कारण क्या होगा, will give a signal to the mother's pituitary somehow, definitely हार्मोन की मदद से, ठीक है। तो सिग्नल पहुंचेगा टू द मैटरनल पिट्यूटरी, मैटरनल पिट्यूटरी, ठीक है, ठीक है। देयर बाय दिस एवरीथिंग विल बी कॉल्ड एज द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा the maternal pituitary will start secreting the oxytocin, ठीक है, and oxytocin always works by positive feedback, ठीक है। इतना याद रहेगा सबको। अब क्या, तो अब हम बोलेंगे फिर स्टेजेस आएंगी, पहली आएगी कौन सी, डायलेशन। डायलेशन में दो चीजें बताई मैंने आप लोगों को, कौन कौन सी बताइए, एक तो होगा सर्विक्स प्लस वेजाइना डायलेशन, ठीक है, डायलेट, किसके इन्फ्लुएंस में हो रहा है, इन इन्फ्लुएंस ऑफ रिलैक्सिन हार्मोन, ठीक है, इन इन्फ्लुएंस ऑफ रिलैक्सिन हार्मोन, ठीक है, जो कि कौन बनाता है, वो बनाता है कॉर्पस ल्यूटियम भी और मैटरनल प्लेसेंटा भी, ठीक है। फिर क्या होगा, इसी पर्टिकुलर टाइम पे डायलेशन पे क्या हो सकता है, वाटर ब्रेक, दैट सिंपली मीन्स रप्चर ऑफ एमनियन, ठीक है। ये दोनों बातें हो गई, ओके। Dilation might take hours, ठीक है। How many hours? Then I will write over here a generalized statement according to the books given as 4 to 8 hours in general, ठीक है। 4 से 8 घंटे लग सकते हैं डायलेशन होने में, ठीक है। डायलेशन होने में 4 से 8 घंटे का समय लग सकता है। सेकंड देखते हैं हम लोग एक्सपल्शन, इसमें पहला क्या होगा, क्राउनिंग होगी पहले तो, मतलब कि बेबी का हेड अपीयर करेगा, ठीक है, क्राउनिंग, ठीक है, दैट इज हेड अपीयर्स इन सर्विक्स, ठीक है। और इसके तुरंत बाद क्या होता है, इसके तुरंत बाद होता है डिलीवरी ऑफ बेबी, डिलीवरी ऑफ बेबी, पूरा बेबी ही बाहर आ जाता है, ठीक है। और तीसरी स्टेज में क्या होता है बता दो, तो तीसरी स्टेज का नाम था प्लेसेंटल स्टेज, प्लेसेंटल स्टेज, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, दी अम्बिलिकल कॉर्ड प्लस मैटरनल प्लेसेंटा पूरा का पूरा, ठीक है, प्लस मैटरनल प्लेसेंटा
इज रिलीज्ड। ठीक है, जहां पर इन दोनों के टाइमिंग्स भी आप लोग को जानने होंगे डेफिनेटली। एक्सपल्शन टेक्स अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 मिनट्स, ओके, एंड प्लेसेंटल स्टेज टेक्स प्लेस अप्रोक्सीमेटली 15 to 30 मिनट्स। ठीक है, इन जनरल। इज दिस क्लियर? ये सब हमने पढ़ लिया, डायलेशन, एक्सपल्शन, प्लेसेंटल स्टेज, और हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की भाषा में इसको, एक एक पॉइंट को समझेंगे, क्योंकि वो एनसीईआरटी के अंदर हमें पॉइंट बाय पॉइंट नहीं बताते, पैराग्राफ में लिख देते हैं, और पैराग्राफ में समझने की जरूरत पड़ती है कि कहां पर कौन सा पॉइंट खत्म हो रहा है, राइट? इसलिए मैंने क्या करा, पैराग्राफ को भी लाइंस में क्रिएट कर दिया, ताकि आप लोग जो है जब पैराग्राफ पढ़ते हो एनसीईआरटी का, वही पूरा सेम कॉन्टेक्स्ट लिखा है मैंने, सेम कंटेंट लिखा है मैंने, और वही सारी चीजें, लेकिन लाइन बाय लाइन हो गई। ठीक है, देखो, द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज 9 मंथ, ये तो हमको मालूम है। विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉजेज एक्सपल्शन या डिलीवरी ऑफ फीटस। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन, मतलब कि जो ये बेबी की डिलीवरी हो रही है इसी को पार्चुरेशन बोलते हैं। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, डेफिनेटली यहाँ पर ऑक्सीटोसिन का भी रोल आ रहा है, यहाँ पर फुली डेवलप्ड फीटस भी रोल प्ले कर रहा है, फुली डेवलप्ड प्लेसेंटा भी रोल प्ले कर रही है। ठीक है, the signals for parturition originate from fully developed fetus and the placenta, which induces mild uterine contractions called as fetal ejection reflex. ठीक है, ये माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस जो हो रहे हैं, मतलब कि ऑक्सीटोसिन रिलीज होना और कॉन्ट्रैक्शंस का इनिशिएट हो जाना, इसी को हम लोग बोलते हैं फीटस खुद इजेक्ट होने के लिए रिफ्लेक्स क्रिएट हो रहा है। ठीक है, दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। मैंने कहा पहले फीटस का ऑक्सीटोसिन बनेगा और फिर मैटरनल पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन उसके इन्फ्लुएंस से बनेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव फीडबैक से काम करता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द यूट्राइन मसल्स, वो भी कौन सी? स्मूथ मसल्स। ठीक है, द मायोमेट्रियम, ओके, एंड कॉजेज स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, जिसके कारण से फर्दर ऑक्सीटोसिन और बनता है। दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक, ओके। चलो अब देखते हैं, the stimulatory reflex between the uterine contractions and the oxytocin secretion continues, resulting in stronger contractions। मतलब कि यहां पर हम बोलेंगे the frequency and intensity is increasing। ठीक है, frequency and intensity of the labors is increasing। ठीक है, is increases, है ना, increases, okay। Next, this leads to expulsion of baby out of the uterus through the birth canal called as parturition। Soon after the infant is delivered, the placenta is also expelled out of the uterus। कोई स्टेजेस में डिमार्केशन नहीं बताया, लेकिन हमको मालूम होना चाहिए डायलेशन में हम बोलेंगे फ्लूइड सिक्रेशन भी हो जाएगा, पूरा एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, और एक्सपल्शन में बेबी का हेड, फिर बेबी पूरा बाहर आ जाएगा, और प्लेसेंटल स्टेज या आफ्टर बर्थ के अंदर हम बोलेंगे प्लेसेंटा का पोर्शन बाहर आ जाएगा, मदर का भी और फीटस का भी। इस समय अगर ध्यान नहीं दिया गया और मैटरनल प्लेसेंटा पोर्शन को जो है प्रॉपरली रेगुलेट नहीं किया गया कि क्या वो पूरा बाहर आया है या नहीं, ठीक है, तब अगर ये वाला सीन क्रिएट होता है, तब इस पर्टिकुलर टाइम पे अगर थोड़ा भी रिमेनेंट मतलब बचा कुचा पोर्शन प्लेसेंटा का मदर की यूट्रस में ही रह जाता है, तो मदर की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत हाई लेवल का इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है, और वो इन्फेक्शन के कारण से डेथ इज ऑल्सो पॉसिबल, इट इज फैटल। ठीक है, देयर बाय एवरीथिंग नीड्स टू बी स्ट्रांगली रेगुलेटेड। ओके, चलो तो ये हमें समझ में आ गया। अब आता है लैक्टेशन। When the infant gets delivered, ठीक है, then the milk can also be ejected out because of the sight of the baby, because of the smell of the baby, ठीक है, because of the vision of the baby, because of the sound of the baby, because of the touch of the baby. If I have just covered all the 5, we can say the senses, then yes it is correct, because mother जो रहती है उसके सारे senses sense करते हैं उसके बेबी को। ठीक है, thereby it is a beautiful relation of mother and the child। ठीक है, irrespective of the baby is male or female, definitely yes, true, because the reason is that the lactation will take place in either of the case, it is going to be normal। Okay, so it does not covers the orthodox mentalities over here। Okay, now check this out everyone। हाइपोथैलेमस हमें दिख रहा है, ये है ना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ये दिख रहा है, ठीक है, और एंटीरियर पिट्यूटरी ये दिख रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या होता है। मैंने कुछ एक पॉइंट्स बोले, वो सबको अगर याद हो तो, साइट ऑफ द बेबी,
दिख रहा है तो, ठीक है, विजन है ना, दैट इज अरे मैंने साइट में क्या लिख दिया, कहीं कंस्ट्रक्शन का काम थोड़ा ना चल रहा है, एक मिनट रुको, देख लो यार क्या कर रही तुम्हारी मैम। साइट ऑफ द बेबी, ठीक है, विजन है ना, और टच ऑफ द बेबी, ठीक है, टच ऑफ द बेबी है ना, फिर वी विल से साउंड ऑफ द बेबी, क्राइंग साउंड, ठीक है, द स्मेल ऑफ द बेबी, these all the things are going to cover it, ठीक है, and lactation will take place in all these influences, where we always need to understand that oxytocin is also called as the maternal love hormone. It is generalized love hormone as well, ठीक है, but it is also called as maternal love hormone. माँ के प्यार का प्रतीक हार्मोन है ये ऑक्सीटोसिन, ठीक है, और ये ऑक्सीटोसिन इन सब इन्फ्लुएंसेस से बनता है, और जब ये इन सब इन्फ्लुएंसेस से बनता है, सीक्रेट होता है, तब ऑक्सीटोसिन जो है ये काम करता है मदर के हम बोलेंगे मैमरी ग्लैंड्स के अंदर स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट, जिसके कारण से मिल्क का इजेक्शन होता है, मिल्क विल बी इजेक्टेड, ठीक है। और बना किसके इन्फ्लुएंस में था मिल्क, तो हम बोलेंगे हमेशा ही प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन मिल्क बनवाता है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क प्रोलैक्टिन, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन is going to take a role or participation in the production of milk, ठीक है। तो production of milk is different than ejection of milk. ejection होता है ऑक्सीटोसिन के कारण, प्रोडक्शन होता है प्रोलैक्टिन के कारण से। तो देख लो यहाँ पर सभी लोगों को फोटोग्राफ के थ्रू समझ में आएगा पूरा, ठीक है। whenever there will be a suckling response by the baby, ठीक है, बेबी जो है वो इनहेरेंटली सीख के आता है, आई डोंट नो हाउ, बट द सकलिंग रिस्पॉन्स, ठीक है। तो सकलिंग रिस्पॉन्स में क्या होगा, बेबी जो है जैसे ही वो मदर के निपल को माउथ में लेगा, एज सोन एज द बेबी टेक्स निपल इन माउथ, बेबी विल स्टार्ट सकलिंग, ठीक है, एज द फूड इज कमिंग, इजंट इट। तो देखो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये जो बेबी है इसकी सकलिंग रिस्पॉन्स के कारण से हम बोलेंगे ऑक्सीटोसिन जो है उसके कारण से मिल्क इजेक्शन होगा, क्योंकि रिसेप्टर्स एंड निपल्स में टच सेंसेशन क्रिएट हुआ है। आया समझ में, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड वी विल से दैट अगर मिल्क प्रोडक्शन किसके इन्फ्लुएंस में हुआ है तो बता दो कौन सा हार्मोन आ जाएगा यहाँ पर, हमारा प्रोलैक्टिन। तो ये पूरा क्लियर है, बढ़िया। अब एक चीज और दिखानी बाकी रह गई थी, शायद मैंने आप लोग को मैमरी ग्लैंड पढ़ाते समय बताया है यही सेम इमेज, लेकिन फिर बता रही हूँ, ठीक है। अगर कोई फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट नहीं है तो ये सिर्फ मैच्योर रहेंगे एल्वियोलाइज, ठीक है। अर्ली प्रेगनेंसी के समय पर ये थोड़े से और प्रोलिफरेट होते हैं, मिड प्रेगनेंसी में थोड़े से और प्रोलिफरेट होते हैं एल्वियोलाई, ठीक है। जब हम बोलेंगे कि मदर एक लैक्टेटिंग मदर है, मतलब कि डिलीवरी ऑफ बेबी हो चुकी है, तब आप देखो कि एल्वियोलाइज का जो साइज है वो कितना बड़ा है, इजंट इट। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो है हार्मोनल इन्फ्लुएंस में कंट्रोल हो रहा है, ओके। जहां पर कौन कौन से हार्मोन्स ऐसे हैं जो कि इसको हम बोलेंगे कि ऐसी एक्शन है जो कि साथ मिलकर सिंक्रोनसली मैमरी ग्लैंड्स की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, तो मैं बताऊंगी बहुत सारे हार्मोन्स बोल सकते हैं हम लोग, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। फिर आता है अपने पास में प्रोलैक्टिन, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क करवाता है ये तो, ठीक है। फिर आता है हमारे पास में ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमैमोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमैमोट्रोपिन, ठीक है, जिसको और भी क्या बोलते हैं, इसको हम लोग HCS बोलते हैं, ठीक है, HCS। इसी का एक और नाम है HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये सारे के सारे हार्मोन्स ना मिलकर प्रोलिफरेशन ऑफ एल्वियोलाई भी करवाते हैं, लेकिन प्रोलैक्टिन जो है वो मिल्क प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, ठीक है। और इजेक्शन ऑफ मिल्क तो ऑक्सीटोसिन अकेला ही करवा रहा है, ओके। So this is all about the mammary glands and the functionality and how the lactation will take place. Okay, तो ये पूरा थ्योरी कंटेंट एक बार फटाफट से इस पे नजर मार लेते हैं। The mammary glands of the female undergo differentiation during pregnancy, जैसे कि मैंने फोटो में दिखाया, and start producing milk towards the end of the pregnancy by the process called as lactation. जैसे कि हमने देखा कि by the end of the pregnancy proliferated alveoli सबसे ज्यादा proliferated है और milk production उसमें हो रहा है, उसी को lactation बोल रहे हैं। This helps the mother in feeding the newborn. न्यूबॉर्न के लिए ये एक प्रकार का फीड है,
द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज इज कॉल्ड एज कोलेस्ट्रम। इसका मैं आपको फोटो दिखाती हूँ अभी, और इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला हो गया अभी, एक मिनट रुको। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड जो है इट इज रिकमेंडेड। ठीक है, 2 पॉइंट्स है जो कि फटाफट समझ लेते हैं। देखो, इनिशियल डेज में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है विच इज लास्टिंग फॉर सम आवर्स, ठीक है, विच जनरली सेज द डॉक्टर्स जनरली सेज इट हैज 24 to 48 आवर्स। ओके, 24 से 48 आवर्स तक जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं गोल्डन मिल्क, उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। और ये गोल्डन मिल्क जो रहता है इसके बहुत सारी खास बातें हैं। कोलेस्ट्रम जो रहता है इसके अंदर IgA एंटीबॉडी की रिचनेस होती है, IgA एंटीबॉडीज एक तो, ठीक है, एंटीबॉडी दे रही है मदर बेबी को डायरेक्टली, ये एक प्रकार का पैसिव इम्यूनिटी हुआ। ठीक है, इसके ही अलावा इसमें प्रेजेंट होता है वी विल से एसेंशियल फैटी एसिड्स, बिल्कुल एसेंशियल फैटी एसिड्स, ठीक है, और प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन तो ज्यादा कंटेंट में है, हाई कंटेंट। ठीक है, ये सब प्रेजेंट होता है ना, ये सब प्रेजेंट होता है। लेकिन क्या नहीं होता, ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर विटामिन सी इज नॉट प्रेजेंट एंड आयरन Fe, ठीक है, इज नॉट प्रेजेंट, दे आर एब्सेंट इन मदर्स मिल्क। ये क्वेश्चन आता है नीट में या कई बार टेस्ट पेपर्स के अंदर कि विटामिन सी और आयरन नहीं प्रेजेंट होते हैं कि होते हैं ज्यादा मात्रा में, तो कोलेस्ट्रम या मिल्क, कौन से भी मिल्क में, मदर के मिल्क में नहीं प्रेजेंट होते हैं ये दोनों। ठीक है, ओके, अब ये कोलेस्ट्रम और ब्रेस्ट मिल्क दोनों के रिस्पेक्ट में है ये वाली बात, लेकिन ब्रेस्ट मिल्क जो है इसमें IgA एंटीबॉडीज नहीं होती। ठीक है, तो हम लिख देते हैं जनरलाइज तरीके से कि एंटीबॉडीज इतनी ज्यादा नहीं है, तो हम बोल देंगे लेस एंटीबॉडीज, और इसमें थी मोर एंटीबॉडीज, इसलिए ये ज्यादा येलो कलर का था। ओके, और ब्रेस्ट फीडिंग इन द इनिशियल डेज इज हाईली रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स डेफिनेटली, क्योंकि वही फूड सप्लाई जो है वो एक गिफ्टेड फूड सप्लाई है एक तरीके से, नेचर्स गिफ्ट इट इज गोइंग टू बी, और वो फूड सप्लाई जो है बेबी को जरूर मिलना चाहिए टू मेक द बेबी मोर इम्यून। ठीक है, टू मेक द बेबी रेजिस्टेंट टू डिजीजेस, उसको बीमारियां ना हो बहुत सारी, इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग इज हाईली रिकमेंडेड। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वी हैव डन द कंप्लीट थिंग। ठीक है, हमारा पूरा खत्म हो गया अभी। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर चालू करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसको कि मैं वेरी नेक्स्ट लेक्चर में लेना स्टार्ट करूंगी। वी विल स्टार्ट विद द पॉपुलेशन एंड एवरीथिंग, जो भी पॉपुलेशन मेजर कंट्रोल्स ग्राफ वगैरह हैं वो हम लोग अगले क्लास में स्टार्ट कर देंगे फटाफट से। ठीक है, सो बाय द टाइम प्लीज रिवाइज दिस चैप्टर कंप्लीटली एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो दैट हाउ मेनी स्लाइड्स वी हैव कवर्ड अप टू नाउ। यू नो, वी हैव जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम द स्लाइड नंबर 1 which was somewhat like this, okay, somewhat like this, if you all remember, and then we have came to the end slide which is the number 135 or so। ये सारी स्लाइड्स मैं ही बनाती हूँ। ठीक है, एक मिनट, ये है हमारी आखिरी स्लाइड 135। इतना पढ़ा आपने लेक्चर। ठीक है, सो बाय एवरीबॉडी एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड कमेंट करके बता दिया करो कि लेक्चर में सब समझ में आ गया कि नहीं। बाय एवरीवन।